नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांकर गरुला ग्रो विद एजुकेटर्स पे आपका स्वागत करता हूँ। हमारा उत्तराखंड हिस्ट्री लेक्चर सीरीज का ये 9th लेक्चर है। इससे पहले हमने 8 लेक्चर्स को हमने कंप्लीट किया। जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने उत्तराखंड के जो परमार वंश के राजा थे, सहसपाल, बलभद्र शाह, मान शाह और महिपत शाह के बारे में पढ़ा। आज हम इसको आगे पढ़ेंगे। आज हम आगे पढ़ेंगे पृथ्वीपत शाह। जो पृथ्वीपत शाह थे वो महिपत शाह के पुत्र थे। महिपत शाह की मृत्यु के समय जो पृथ्वीपति शाह थे वो केवल 7 वर्ष के थे। तो पृथ्वीपति शाह 7 वर्ष की उम्र में ही राजगद्दी पे बैठ गए थे, लेकिन उनकी जो संरक्षिका थी, उनकी माँ महारानी कर्णावती, तो रानी कर्णावती पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी। उन्होंने जब तक पृथ्वीपति शाह वयस्क नहीं हो जाते तब तक उन्होंने उत्तराखंड की राजगद्दी को संभाला। हम आज सबसे पहले पढ़ेंगे महारानी कर्णावती के बारे में। महारानी कर्णावती उत्तराखंड के इतिहास की एक ऐसी महिला हैं जिनकी शौर्य की गाथाएं आज भी प्रचलित हैं। गढ़वाल के इतिहास में महारानी कर्णावती नागकटी रानी के नाम से प्रसिद्ध थी। उनका संवत 1697 या ईस्वी 1640 में एक ताम्रपत्र जो हाट ग्राम के निवासी एक हटवाल ब्राह्मण को भूमि दान देने के संबंध में है। इसके अनुसार पृथ्वी शाह की माता महारानी कर्णावती द्वारा 1640 ईस्वी में हाट के ब्राह्मण को भूमि दान दिया था। महारानी कर्णावती का उल्लेख हस्तलिखित सावरी ग्रंथ में भी आता है। डॉक्टर डबराल ने रानी कर्णावती की समानता नागकटी रानी के नाम से की है। ऐसा उन्होंने एक मुगल वृत्तांत के आधार पर किया, जिसके अनुसार मुगल सम्राट इस तथ्य से परिचित थे कि गढ़वाल में एक स्त्री शासन कर रही है। ऐसा नहीं है कि स्त्री ने पहली बार उत्तराखंड में शासन किया था। हमारे पौराणिक ग्रंथों या फिर हमारे प्राचीन साहित्य हैं जिनमें हमें उत्तराखंड का वर्णन मिला है, तो उसमें उत्तराखंड के लिए स्त्री देश शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ है कि यहाँ स्त्रियों का राज्य था। स्टोरियो डू मोगोर के लेखक, यह एक पुस्तक है। इसके लेखक के अनुसार शाहजहाँ के शासनकाल में मुगलों ने एक भारी भरकम सेना जिसमें 1 लाख पैदल सैनिक और 30,000 घुड़सवारों की सेना को गढ़ राज्य पर आक्रमण करने के लिए भेजा। लेकिन उस समय गढ़वाल की शासिका रानी कर्णावती के कुशल निर्देशन में गढ़वाल सैनिकों ने शाहजहाँ के 1 लाख पैदल सैनिक और 30,000 घुड़सवार सेना को परास्त किया और उसको तहस नहस कर दिया। इसमें कुछ सैनिक ही दिल्ली जा पाए थे, बाकी सब मारे गए। महासुरुल उमरा में इस शौर्य का वर्णन किया गया है। इसके अनुसार इस आक्रमण का मुगल सेनापति नवाजत खां था। तो यह आक्रमण करते समय जो शाहजहाँ का जो सेनापति था वो नवाजत खां था, जिसने दिल्ली जीवित पहुंचकर आत्महत्या कर ली। इससे भी बचे सैनिकों की नाक कान काटने की घटना की पुष्टि होती है। मुगल शासक शायद इस अपमान को भुला नहीं पाए। इस आक्रमण का बदला लेने के लिए भारत के सम्राट को 19 वर्ष का इंतजार करना पड़ा था। वर्ष 1965 में खलीतुल्ला के नेतृत्व में गढ़वाल पर पुनः मुगल आक्रमण हुआ, लेकिन पिछले आक्रमण में मुंह की खाने के बाद मुगल सेना ने इस बार सिरमौर के राजा मानधाता प्रकाश और कुमाऊं के चंद राजा बाज बहादुर की सहायता ली। जो भारत के शासक थे, जो सम्राट थे शाहजहां, उन्होंने एक बार गढ़वाल राज्य पे आक्रमण किया। लाखों की संख्या में सैनिकों को भेज के, लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ी। और महारानी जो कर्णावती है, महारानी कर्णावती का जो कुशल नेतृत्व था, उसका पता इसी बात से चलता है कि शाहजहां को दोबारा आक्रमण करने के लिए 19 साल इंतजार करना पड़ा था। और 19 साल बाद भी मुगल सेना ने अकेले आक्रमण नहीं किया। दूसरे आक्रमण के लिए उन्होंने हिमांचल, सिरमौर के राजा मानधाता प्रकाश और कुमाऊं के शासक राजा बाज बहादुर की सहायता ली थी। तीनों ने साथ मिलकर आक्रमण किया तो ही गढ़वाल नरेश को वो पराजित कर पाए थे। फिर भी वे दून घाटी एवं कुछ किलों को ही विजित करने में सफल रहे थे। ओरिएंटल सीरीज के अनुसार
राजधानी श्रीनगर अविजित रही। श्रीनगर तक कोई भी जो बाहर की सेना थी वो नहीं पहुंच पाई थी। संभवतः इस बीच समझौता संपन्न हो गया, क्योंकि जो गढ़वाल राजकुमार थे मेदिनी शाह, वो दिल्ली गए और वहां उनका भव्य स्वागत किया गया था। इसका अर्थ है कि शायद बीच में समझौता हो चुका था और जो गढ़वाल के राजकुमार थे वो दिल्ली गए, उनका वहां पे स्वागत हुआ। उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब जीत गया। जो पराजित जो राजकुमार था वो था दारा सिको। दारा सिको तो युद्ध भूमि में मारा गया था या उसको औरंगजेब द्वारा मार दिया गया था, लेकिन उसका जो पुत्र था सुलेमान सिको, वो भाग करके श्रीनगर पहुंच चुका था। श्रीनगर के राजा पृथ्वीपति शाह ने उनको राजनीतिक शरण दी। इस कारण जो मुगल थे, जो मुगल सम्राट औरंगजेब और जो गढ़वाल के राजा थे पृथ्वीपति शाह, इन दोनों के जो संबंध थे वो तनावपूर्ण हो गए थे। औरंगजेब ने एक पत्र लिखा गढ़वाल के राजा पृथ्वीपति शाह को कि जो सुलेमान सिको है उसको दिल्ली के हवाले किया जाए, लेकिन पृथ्वीपति शाह ने मुगल चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। फलतः ट्रेवल्स इन इंडिया के अनुसार मुगल आक्रमणों के द्वारा गढ़वाल राज्य को भयभीत करने का प्रयास किया गया, किंतु गढ़वाल की सेना ने हर बार मुगल सेना को अपार क्षति पहुंचाई। अंततः औरंगजेब ने एक कूटनीति का सहारा लिया। कानून गो उनके अनुसार राजा जय सिंह ने श्रीनगर दरबार में अधिकारियों को प्रलोभन भी दिया, मीन्स उनको रिश्वत या प्रलोभन दिया गया ताकि वो सुलेमान सिको को दिल्ली भेज दें। सुलेमान सिको जब गढ़वाल नरेश की शरण में आया तो उसके बाद कई राजाओं ने षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। सुलेमान सिको को विष देकर मारने का प्रयत्न किया गया, लेकिन असफल रहे। हर तरह से असफल होने पर उन्होंने पृथ्वीपति शाह के पुत्र मेदिनी शाह जो राजकुमार थे, अपने पिता के विरुद्ध षड्यंत्र करवाया। पृथ्वीपति शाह द्वारा अपने जो गद्दार सरदार थे उनका सर कलम करने के कारण अन्य सरदारों एवं राज परिवार के सदस्यों में भय उत्पन्न हुआ। फलतः मेदिनी शाह के नेतृत्व में पृथ्वीपति शाह के विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया। इस बीच राजा जय सिंह का पुत्र राम सिंह सुलह के लिए श्रीनगर आया, किंतु पृथ्वीपति ने पुनः राजकुमार सुलेमान की रक्षा का प्रण को दोहराया। पृथ्वीपति शाह एक ऐसा राजा थे जो अपने राजधर्म के प्रति हमेशा वफादार रहे। उन्होंने एक राजकुमार को शरण दी, जबकि उनको ये पता था जो दिल्ली है वो काफी पावरफुल है। दिल्ली में औरंगजेब जो कि गढ़वाल राज्य को तहस नहस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने राजधर्म का प्रयोग किया, राजधर्म का पालन किया और जो शरणार्थी था उसको शरण दी, उसकी रक्षा का प्रण भी लिया। इस बीच षड्यंत्र के डर से सुलेमान सिको खुद भाग गया और गढ़वाल के सीमा प्रांत के ग्रामीणों ने उसे पकड़कर मेदिनी शाह को सौंप दिया। मेदिनी शाह सुलेमान को पकड़कर दिल्ली ले गया, जिसकी 1662 ईस्वी में दिल्ली में मृत्यु हो गई। इस घटना का उल्लेख औरंगजेब के पृथ्वी शाह को लिखे पत्र में भी होता है और इसके अतिरिक्त के.पी. श्रीवास्तव की पुस्तक मुगल फरमान में भी इसका जिक्र हुआ है। इसी पुस्तक में 1665 ईस्वी का एक फरमान संग्रहित है, जिसमें औरंगजेब ने पृथ्वीपति शाह की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठने के पृथ्वीपति शाह के पौत्र फतेह शाह को बधाई दी है। अतः राजकुमार मेदिनी शाह को गद्दी पर बैठने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। देखिए, अगर हम बात करें पृथ्वीपति शाह की, तो वो अपने राजधर्म के प्रति बहुत ही सशक्त शासक थे। उन्होंने उनके पुत्र द्वारा जो षड्यंत्र किया गया और उनकी जो शरण में आया जो शरणार्थी था उसको धोखे से पकड़ के दुश्मन के हवाले करने पे जो पृथ्वीपति शाह थे, उन्होंने अपने ही बेटे मेदिनी शाह को अपने राज्य से निकाल दिया। और यही कारण था कि जो मेदिनी शाह हैं वो इकलौते राजकुमार होने के बाद भी वो कभी भी राजा नहीं बन पाए और नहीं वो कभी दोबारा गढ़वाल राज्य में उन्होंने प्रवेश किया। वो दिल्ली गए, दिल्ली में ही मेदिनी शाह की मृत्यु हुई। पृथ्वीपति शाह के बाद मेदिनी शाह जो राजकुमार थे जिनको देश निकाला दिया गया था, उनके पुत्र फतेह शाह को गद्दी पे बैठाया गया। फतेह शाह पृथ्वीपति शाह की मृत्यु के बाद फतेह शाह गढ़ राज्य के शासक बने, यद्यपि उनके सिंहासन पर बैठने की तिथि को लेकर एक मत नहीं है। हरिकृष्ण रतूड़ी और डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल का मानना वह 7 वर्ष की आयु में ही गद्दी पर बैठा एवं उसके वयस्क होने तक उसकी माता संरक्षिका के रूप में सिंहासन पर रही, परंतु पृथ्वीपति शाह के द्वारा
अपने जीवन काल में ही सत्ता को सौंप देने का साक्ष्य। इस तथ्य जीवित को सत्यता पर संदेह पैदा करते हैं, क्योंकि कोई भी राजा जीवित रहते हुए अवयस्क को गद्दी नहीं सौंप सकता। पृथ्वीपति शाह की मृत्यु के बाद उनका पौत्र फतेह शाह गणराज्य के शासक बने। हालांकि उनके सिंहासन पर बैठने की तिथि को लेकर इतिहासकार एक मत नहीं है। हरिकृष्ण रतूड़ी और डॉक्टर श्री प्रसाद डबराल का मानना है कि वह 7 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा एवं उसके वयस्क होने तक उसकी मां ने संरक्षिका के रूप में सिंहासन को संभाला। परंतु पृथ्वीपति शाह के द्वारा अपने जीवन काल में ही सत्ता को सौंप देने का साक्ष्य जब प्राप्त हुआ तो इस सत्यता पर संदेह होने लगा, क्योंकि कोई भी राजा जीवित रहते हुए अवयस्क को गद्दी नहीं सौंप सकता। जो फतेह शाह थे उनका एक चित्र प्राप्त हुआ है शिवाजी की भांति, वो घोड़ी पे बैठे हुए हैं और जो चित्र है उसके नीचे उनकी आयु लिखी हुई है 33 वर्ष। संभवतः फतेह शाह ने ये चित्र अपने राज तिलक के उपलक्ष्य में बनवाया होगा, ये इतिहासकारों का मानना है। राजा फतेह शाह के शासनकाल में संभवतः 1757 और 1767 के 2 ताम्रपत्र सूरबीर सिंह के संग्रहालय से प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त उनका एक सिक्का भी हमें प्राप्त हुआ है। इस सिक्के के दोनों भाग पर चित्र अंकित हैं और साथ साथ उसके साथ लेख भी अंकित है, जो उनके काल का गणराज्य की स्वतंत्रता का प्रमाण देता है। इसका अर्थ यह है कि जब कोई राजा स्वतंत्र होगा तो वो अपना जो मुद्रा होगी उसको वो जारी करेगा। तो इससे हमें यह पता चलता है कि उस समय भी फतेह शाह के समय भी उत्तराखंड का जो गणराज्य था वो स्वतंत्र सत्ता में था। फतेह शाह का राज्य विस्तार। फतेह शाह गढ़वाल राज्य के इतिहास में अपने वीरत्व एवं विजय अभियानों के लिए जाना जाता था। राहुल सांस्कृतिक के वर्णन के अनुसार उनकी विजय पताका तिब्बत तक फैली थी। उनके वीरत्व के सम्मान में उनकी तलवार एवं हथियार कई वर्षों दावा के बिहार में रखे गए थे। जो दावा है ये कई बार ये शब्द आया है कि दावा या ढाबा, ये तिब्बत की एक जगह है जिसका नाम है दावा। तो उनकी जो फतेह शाह थे उनके वीरत्व के सम्मान में उनकी तलवार और हथियार कई वर्षों तक दावा के बिहार में रखे गए थे। 1662 ईस्वी में फतेह शाह ने सिरमौर रियासत पर आक्रमण किया एवं पांवटा साहिब से जौनसार भावर क्षेत्र को गढ़ राज्य में शामिल कर दिया। देशराज की पुस्तक सिख इतिहास के अनुसार सिरमौर का राजा गढ़वाल की शक्ति से इतना भयभीत हो गया था कि उसने सिख गुरु गोविंद सिंह से मदद की गुहार लगाई थी। संभवतः फतेह शाह और गुरु गोविंद सिंह की अच्छी मित्रता थी, फलतः उसने गुरुजी के कहने पर सिरमौर राज्य की मित्रता की याचना को स्वीकार कर लिया और अपने जो विजित क्षेत्र थे उनको लौटा दिया। गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा विचित्र नाटक में वर्णन है कि पांवटा से 6 मील की दूरी पर स्थित भेगनी नामक स्थल पर गढ़ नरेश और सिख केसरी के मध्य युद्ध हुआ था। हरिकृष्ण रतूड़ी के अनुसार इस युद्ध का अंत शांति समझौते के रूप में हुआ था, जबकि विचित्र नाटक के अनुसार फतेह शाह को झुकना पड़ा था। अतः प्रतीत होता है कि गुरुजी फतेह शाह के काल में कुछ समय के लिए पांवटा साहिब है वहां आए थे। संभवतः उनकी यह निजी यात्रा रही हो या फिर सिरमौर नरेश मेदिनी शाह के आग्रह पर वे वहां आए हों। पांवटा साहिब विश्राम के दौरान गुरुजी ने शेरों का शिकार कर जब स्थानीय लोगों में प्रसिद्धि पाने लगे तो फतेह शाह के लिए ये चिंता का विषय बनना स्वाभाविक था। फलतः दोनों के मध्य शत्रुता पनपने लगी। इसका ही परिणाम था कि दोनों के मध्य एक युद्ध हुआ। फतेह शाह ने सिरमौर राज्य को आतंकित ही नहीं किया बल्कि राज्य के कुछ हिस्से को अधिकृत भी कर लिया। राजा फतेह शाह की वीरता से जो पूर्वांचल क्षेत्र था वह भी प्रभावित हुआ। भक्त दर्शन के अनुसार फतेह शाह ने कुमाऊं पर आक्रमण किया। आरजी विलियम्स की पुस्तक मेंबर्स ऑफ देहरादून में वर्णन है कि फतेह शाह ने सहारनपुर पर भी आक्रमण किया और जो विजित क्षेत्र है ईदौरा परगने में फतेह शाह नामक नगर बसाया। फतेह शाह केवल वीरता के लिए नहीं अपितु अपनी कलात्मक दृष्टि के लिए भी प्रसिद्ध थे। माना जाता है कि चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और मुगल सम्राट अकबर की भांति फतेह शाह के दरबार में भी नवरत्न थे। इन नवरत्नों में शामिल थे सुरेशानंद बरतवाल, खेतराम धसमाना, रुद्री दत्त की मोटी, हरिदत्त नौटियाल, वासवानंद बहुगुणा, शशिधर डंगवाल, सहदेव चंदोला, कीर्तराम कंठोला और हरिदत्त थपलियाल। तो ये थे फतेह शाह के दरबार के जो नवरत्न थे।
इस काल के जो कवि थे, लेखक थे, फतेह शाह की वीरता एवं विद्वता पर अनेक रचनाएं लिखी हैं। जयशंकर द्वारा रचित फतेह शाह कर्ण ग्रंथ आज भी देवप्रयाग के पंडित चक्रधर शास्त्री की पुस्तकालय में रखा हुआ है। रतन कवि का हस्तलिखित ग्रंथ फतेह शाह सूरवीर सिंह के संग्रहालय में उपलब्ध है, जिनका उन्होंने प्रकाशन भी करवाया था। तत्कालिक सुप्रसिद्ध विद्वान कविराज सुखदेव के ग्रंथ वृत्त विचार में भी फतेह शाह का यशोगान हुआ है। हिंदी जगत के कवि मतीराम की रचना वृत्त कौमुदी में फतेह शाह की प्रशंसा हिंदी जगत के कवि मतीराम की रचना वृत्त कौमुदी में फतेह शाह की प्रशंसा की गई है और उनकी तुलना छत्रपति शिवाजी से की गई है। उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट होता है कि फतेह शाह ने अपनी योग्यता युद्ध भूमि में ही नहीं अपितु अपनी विद्वता के क्षेत्र में भी प्रदर्शित की थी। अतः फतेह शाह में वीरता एवं कलात्मकता का अनूठा सामंजस्य था। फतेह शाह में वीरता और कलात्मकता का एक अनूठा सामंजस्य था। राजा फतेह शाह अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। नाथ संप्रदाय में उनकी अटूट श्रद्धा थी, जिसका प्रमाण हमें 1668 ईस्वी के लिखे ताम्रपत्र से होता है, जिसमें नाथपंथी संत बालकनाथ का वर्णन है, जिसने हिमालय क्षेत्र में प्रसिद्धि पाई थी। नाथ पंथ के अनुयायी होने पर भी फतेह शाह धार्मिक रूप से सहिष्णु था। नाथ संप्रदाय के अनुयायी होने के बाद भी जो फतेह शाह थे वो सहिष्णु थे या धार्मिक रूप से सहिष्णु थे। उन्होंने सिखों के जो गुरु थे, गुरु राम राय को अपने राज्य में आमंत्रित किया एवं देहरादून से गुरुद्वारे उन्होंने सिखों के गुरु राम राय को अपने राज्य में आमंत्रित किया एवं देहरादून में एक गुरुद्वारे का निर्माण कराने के लिए फतेह शाह ने गुरु राम राय को अपने राज्य में आमंत्रित किया और देहरादून में न केवल एक गुरुद्वारे का निर्माण अपितु उनकी आय के लिए खुड़बुड़ा, बाजपुर, चमसारी गांव दान दिए थे। कालांतर में फतेह शाह के पौत्र प्रदीप शाह ने छायावाला, भजनवाला, पंडितवारी तथा घाटावाला गांव श्री गुरु राम राय को दिए थे। विलियम्स महोदय ने उपरोक्त वर्णन अपनी रचना में किया। जो मेंबर्स ऑफ देहरादून है, ये विलियम्स की रचना है, तो विलियम्स महोदय ने उपरोक्त वर्णन अपनी रचना में किया। यद्यपि फतेह शाह की मृत्यु पर विद्वानों में मतैक्य नहीं है, परंतु सूरवीर सिंह के संग्रहालय में रखे हुए एक ताम्रपत्र जो 1715 ईस्वी तक फतेह शाह के शासन करने की निश्चित तिथि का प्रमाण देता है। दूसरा ताम्रपत्र 1716 ईस्वी का राजा प्रदीप शाह के काल का है। दोनों ताम्रपत्रों की तिथि के मध्य 1 वर्ष 1 माह की अवधि का मतभेद है। भक्तदर्शन एवं वाल्डन महोदय के अनुसार फतेह शाह के पश्चात दिलीप शाह राजा बनते हैं, जबकि मौलाराम के अनुसार उपेंद्र शाह राजा फतेह शाह के उत्तराधिकारी थे। उनके द्वारा बनाया गया उपेंद्र शाह का चित्र सूरवीर सिंह संग्रहालय में उपलब्ध है। उन्हीं के संग्रह में उपलब्ध बिंदा कोट का ताम्रपत्र भी इस बात की पुष्टि करता है कि ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते उपेंद्र शाह ही फतेह शाह के बाद राजगद्दी पे बैठे थे। अतः उपलब्ध साक्ष्यों से यही स्पष्ट होता है कि 1715 ईस्वी किसी माह में फतेह शाह की मृत्यु हुई और उपेंद्र शाह राजगद्दी पे बैठे। उपेंद्र शाह अधिक दिनों तक राजपाट का सुख नहीं भोग पाए और उनके बाद प्रदीप शाह गद्दी पे बैठे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लाइक करें, हमारी वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।